तो ठीक है, बस रात होने वाली है। आज ही हम कुएं के पास जाएंगे और कुएं में जो जिन्न है उससे कह देंगे कि हम सारा धन हमें ही दे दे, गांव वालों को कुछ ना दे। कुएं, अपना सवाल पूछ और धनवान बना। हाँ हाँ जरूर, लेकिन सवाल थोड़ा मुश्किल है और अगर तुमने सही जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। एक गांव में किशन नाम का गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी तारा के साथ रहता था। अजी सुनते हो, घर में चावल खत्म हो गए हैं, आटा भी थोड़ा ही बचा है। थोड़ी लकड़ियां बेचकर आओ तो खाने का इंतजाम हो जाएगा। तारा, लकड़ियां काट कर तो मैंने रखी, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं। गांव वाले यही कहते हैं कि मुझसे खरीदने से अच्छा है वो खुद जंगल से ले आएं। ऐसा लगता है कोई और काम ही सोचना पड़ेगा, लकड़ी काट कर अब गुजारा नहीं होगा। लेकिन हमारे पूर्वजों से हम यही काम करते आए हैं, आप कहाँ से नया काम ढूंढेंगे जी? मैंने थोड़ा धन जमा करके रखा था। हमारी शादी होने से पहले से मैं कुछ धन जमा कर रहा था, जिसे मैंने आज तक खर्च नहीं किया, ताकि जमींदार से खेत ले सकूं। मुझे लगता है अब खेती शुरू करनी होगी। मैंने थोड़ा धन जमा करके रखा था। हमारी शादी होने से पहले से मैं कुछ धन जमा कर रहा था, जिसे मैंने आज तक खर्च नहीं किया, ताकि जमींदार से खेत ले सकूं। मुझे लगता है अब खेती शुरू करनी होगी। जो खेत आप खरीदने की बात कर रहे हैं, वो खेत कभी हमारा ही हुआ करता था। आपको लगता है कि जमींदार हमें वो वापस दे देगा? पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकता है। अगर मैं उसे पैसे दूंगा तो वो खेत वापस कर देगा। वो बहुत लालची इंसान है। वो सारी जमीन हमारी है, जिस पर वो बरसों से कब्जा करके बैठा है। अब क्या बताऊं तारा, उस जमीन की वजह से बरसों पहले मैंने अपने पिता को खो दिया। जब मेरा जन्म हुआ तो मेरी माता का सर्ववास हो गया और उसके बाद पिताजी बिल्कुल अकेले पड़ गए। उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन वो कर्ज में डूब गए। इस कर्ज से हमारी सारी जमीन जमींदार के पास चली गई। एक दिन सरपंच ने खबर दी कि पिताजी को भूतिया कुएं ने मार डाला है। ये भूतिया कुआं क्या है? इस गांव में एक घना जंगल है। तुम कभी उस तरफ नहीं गई? उस जंगल में एक बहुत बड़ा कुआं है। लोग कहते हैं कि उसमें से डरावनी आवाजें आती हैं। लोगों का मानना है कि उस कुएं में कोई भूत है जो इंसानों की जान ले लेता है। जो कोई भी उस कुएं में जाता है, वो भूत उसे अपनी तरफ खींच कुएं में धकेल देता है। सरपंच का कहना है कि मेरे पिताजी के साथ ऐसा ही हुआ था। मैं तो छोटा था, राधा चाची ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, अपने बच्चों की तरह। उस सरपंच और जमींदार को एक बच्चे पर भी दया नहीं आई। कम से कम एक खेत तो वापस कर सकते थे। वो बहुत लालची इंसान है। थोड़ी थोड़ी करके गांव वालों की सारी जमीन उसने हड़प ली। वह चाहता है कि गांव वाले हमेशा उसके आगे हाथ फैलाएं। खैर, मैं आज ही जमींदार के पास जाता हूँ और उससे खेत खरीद लेता हूँ। इतना धन तो है कि एक खेत आ जाएगा। किशन जमींदार के घर जाता है। अरे आओ किशन, आज मेरे घर कैसे आना हुआ हूँ? वैसे मैं तुम्हें बता दूं, लकड़ी की जरूरत नहीं है मुझे। मेरे नौकर जंगल से खूब लकड़ी लेकर आए हैं। नहीं जमींदार जी, मैं लकड़ी बेचने नहीं आया हूँ। मैं आपसे एक सौदा करने आया हूँ, खेत खरीदने आया हूँ। तेरे पास इतना पैसा है जो तू खेत खरीद सके हैं? देख, मैं सस्ते सौदे नहीं करता। खेत तो मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन पूरी कीमत वसूल करूंगा। मैं पैसे लेकर आया हूँ, आप देख लीजिए क्या इतने में हो जाएगा। तू खेत खरीदने आया है या फिर रुमाल? इतने में तुझे खेत चाहिए? लेकिन मैंने आज तक यही सुना है, एक खेत की कीमत तो इतनी होती है। मैंने बरसों से ये पैसे इकट्ठे किए ताकि मैं अपना खेत खरीद सकूं।
तेरा दिमाग फिर गया है क्या? इतने कम पैसे में खेत कैसे आएगा? चला जा यहाँ से और अपना धन में ले जा। जमींदार जी, थोड़ी दया तो दिखाइए। जो धन में लेकर आया हूँ वो आप रख लीजिए और मुझे खेत दे दीजिए। जितना धन बाकी रह गया है मैं आपको फसल उगाकर लौटा दूंगा। क्या आप इतनी सी बात मान सकते हैं? मुझ पर थोड़ा विश्वास दिखाइए, मैं आपका सारा धन लौटा दूंगा। पहले तेरा बाप कर्जा लेकर मर गया, उस वक्त तो हमारे पास वसूल करने के लिए जमीन थी, लेकिन अब तू देख ले, तू कर्ज अगर लेगा तो तेरा सब कुछ चला जाएगा। नहीं नहीं, मैं खूब मेहनत करूंगा, फसल उगाऊंगा और आपका कर्ज लौटा दूंगा। आप बस मुझे खेत दे दीजिए। एक लकड़हारा कब से खेती करने लगा? हाँ, तू लकड़ियां काट कर अपना गुजारा कर, वही बात है। अब लकड़ियां इतनी बिकती नहीं है। मेरे और मेरी पत्नी के भूखे मरने के दिन आ गए हैं, इसलिए अब मैं फसल उगाना चाहता हूँ और खेत में मेहनत करना चाहता हूँ। आप मेरी मदद कीजिए। ठीक है, यह धन मुझे दे दे और इसके बाद भी बहुत धन बचता है जो तुझे लौटाना होगा। याद रखना किशन, तू मेरा कर्जदार है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार जी। मैं आज से ही खेत पर काम शुरू कर देता हूँ। हाँ ठीक है, अब तू जा यहाँ से, मुझे और भी काम है। ठीक है, मैं चलता हूँ। किशन खुशी खुशी घर पहुँचता है। तारा, बहुत बहुत मुबारक हो। किस बात की मुबारकबाद दे रहे हैं आप? क्या आपका काम बन गया? हाँ तारा, जमींदार मान गया। क्या उन पैसों में आपने खेत खरीद लिया? क्या वो पैसे पूरे थे? नहीं तारा, वो पैसे पूरे नहीं थे, लेकिन मैंने जमींदार को किसी तरीके से बना लिया। अब हम जमींदार के कर्जदार हैं, लेकिन मैंने सोच लिया है फसल उगा के वो कर्जा तो मैं यूं चुका दूंगा और वो खेत भी हमारा हो जाएगा। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे जमींदार पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं। कहीं ये उसकी कोई चाल तो नहीं? अरे तुम बहुत सोच रही हो तारा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो क्या ही चाल चलेगा भला? आधे पैसे तो वो ले चुका है और बाकी के मैं उसे लौटा दूंगा। सीधी बात तो है, इसमें कितना सोचना। अगर आप कहते हैं तो मैं मान लेती हूँ, लेकिन मुझे अभी भी उस पर विश्वास नहीं है। चलो ठीक है, तुम घर का काम देखो, मैं खेत जा रहा हूँ। मैंने कुछ बीज बचा के रखे हैं, गेहूं की फसल उगाऊंगा। ठीक है। किशन खेत में चला जाता है और खूब मेहनत करने लगता है। अब खरपतवार तो मैंने हटा दी। अब इस खेत को अच्छे से जोतता हूँ, फिर इसमें बीज डाल देता हूँ। जितनी जल्दी हो सके फसल उठ जाएगी। मेरे लिए तो उतना ही अच्छा है। मैं इस फसल को अच्छी तरह से देख रेख करूंगा और जमींदार के कर्ज से मुक्त हो जाऊंगा। लगता है भगवान की भी यही मर्जी है, इसलिए तो मेरा काम इतनी जल्दी बन गया। अब जल्दी से खेत में मेहनत शुरू करता हूँ। अरे किशन, तू इस खेत में क्या कर रहा है? यहाँ से बाहर आ जा, नहीं तो सरपंच और जमींदार बहुत हल्ला करेंगे। अरे चाची, अब डरने की बात नहीं, मैंने ये खेत खरीद लिया। तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए जो तूने खेत खरीद लिया? अरे चाची, बरसों से पैसे इकट्ठा कर रहा था, उन्हीं से खेत खरीद लिया। लेकिन वो पैसे पूरे नहीं थे, इसलिए अभी जमींदार का कर्ज मुझ पर बाकी है। मैं बहुत जल्द उसे भी लौटा दूंगा, इसलिए तो खेत में जल्दी जल्दी काम कर रहा हूँ। बेटा, बरसों पहले तेरे पिताजी ने भी ऐसा ही कर्ज लिया था। आज इस कर्ज की वजह से ही तुम्हारी सारी जमीन सरपंच और जमींदार के पास है। बेटा, जिसने भी उनसे कर्ज लिया, आज तक कोई उनका कर्ज चुका नहीं पाया है। उनका ब्याज बढ़ता ही जाता है और गांव वालों की गरीबी के हिसाब से कोई उनके कर्ज से मुक्त नहीं हो सकता। आखिरकार तूने ऐसा क्यों कर दिया? नहीं चाची, इतना चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं कर्ज लौटा दूंगा। जमींदार ने मुझे अच्छे से बात की
और उसने खेत भी बड़े प्यार से मुझे दिया और उसने कहा कि मैं कर्जा जल्दी बस लौटा दूं और उसने कोई शर्त नहीं रखी। बेटा, मुझे उन लोगों पर जरा भी विश्वास नहीं। वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। बरसों पहले तेरे पिताजी के साथ जो हादसा हुआ, मुझे आज भी शक है कि वो हादसा उन्हीं दोनों की वजह से हुआ। अरे चाची, तुम और तारा बहुत सोचती हो। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ था। वह तो उस भूतिया कुएं की वजह से हुआ था। और चाची, तुम्हें याद है ना, सरपंच का खुद का बेटा इस कुएं की वजह से मारा गया। उसकी लाश भी आज तक नहीं मिली। वह तो उस भूत का काम है। जमींदार और सरपंच ऐसा नहीं कर सकते। जितना भला तू उन दोनों को समझता है, उतने वो है नहीं। खैर, मैं चलती हूँ। तू अपने खेत में अच्छे से काम कर। राधा चली जाती है। और किशन खेत में गेहूं के बीज डाल देता है। अब मैंने बीज तो डाल दिए हैं और मिट्टी अच्छे से मुलायम भी की है। अब घर की तरफ चलता हूँ। मेरी फसल अच्छे से उग जाएगी और सब बढ़िया होगा। अरे किशन, कहाँ जा रहा है झूमता हुआ? अरे सरपंच जी प्रणाम। मैं बस अपने खेत जा रहा हूँ। आज गेहूं की फसल बोकर आया हूँ। तेरा खेत? लेकिन तेरे पास तो कोई खेत नहीं है। तेरी सारी जमीन तो मेरे और जमींदार के पास है। तो किस खेत की बात कर रहा है? मैंने जमींदार जी से खेत खरीदा है, बस उसी में फसल लगाऊंगा। तेरे पास इतना धन कैसे आया जो तूने खेत खरीद लिया? सालों से कुछ धन इकट्ठा किया था सरपंच जी, लेकिन वो धन पूरा नहीं था। अब मुझे जमींदार का थोड़ा कर्ज चुकाना है, बस उसके बाद वो खेत मेरा हो जाएगा। जमींदार की बुद्धि घास चरने गई है क्या, जो वो गांव वालों को उनकी जमीन वापस करने लगा है? उसकी तो खबर लेनी पड़ेगी। वो ऐसा कैसे कर सकता है? अरे सरपंच जी, क्या सोच रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ काम याद आ गया। तू घर जा, मैं चलता हूँ। ठीक है सरपंच जी, मैं चलता हूँ। किशन घर पहुंच जाता है और सरपंच जमींदार के घर जाता है। अरे जमींदार, तेरी बुद्धि ठिकाने पर है या नहीं? अरे मेरे जिगरी दोस्त, क्यों बहकी बहकी बातें कर रहा है? क्या हो गया? तूने किशन को उसका खेत वापस दे दिया। तूने ऐसा क्यों किया? तूने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा? अरे तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? गांव वालों को मैं उनकी जमीन मुफ्त में थोड़ी ना लौटा दूंगा। किशन थोड़ा धन लाया था, मैंने उसका धन भी रख लिया और उसका मन भी रख लिया। क्या मतलब? अरे उसका धन भी हमारा हो गया और थोड़े दिन में जमीन भी हमारी हो जाएगी। उस पर अभी भी मेरा कर्ज बहुत है। मैं उसे ऐसे ही थोड़ी ना खेत दे दूंगा। वो खेत तो वापस हमारे पास ही आने वाला है। तुम चिंता मत करो, मेरे पास योजना है। फिर ठीक है भाई, फिर मैं चलता हूँ। तुम पर यकीन है मुझे। अरे तारा, मैं फसल बीज बोकर आया हूँ। अब हमारे घर में खुशहाली बहुत जल्दी आएगी। देखना, मैं एक बहुत अच्छा किसान बनूंगा। अरे हाँ हाँ, किसान तो तुम बनना, लेकिन जो काम हम करते आ रहे हैं उसे मत छोड़ो। राधा चाची कह रही थी कि उनकी पड़ोसन को लकड़ी चाहिए। वो थोड़ी बीमार है, इसीलिए वो जंगल नहीं जा सकती ना, तो थोड़ी लकड़ी काट कर ले आओ। अच्छा, ऐसी बात है तो ठीक है। रात होने ही वाली है, उससे पहले लकड़ी लेकर आता हूँ। लकड़ी से थोड़े पैसे तो मिलेंगे। हाँ हाँ, तुम जाकर आओ। किशन जंगल चला जाता है। जब भी इस रास्ते से गुजरता हूँ, पिताजी की बहुत याद आती है। सबको लगता है मैं पिताजी को भूल गया,
लेकिन मुझे आज भी उनकी बहुत याद आती है। वो मुझे बहुत प्यार करते थे। अब तो गांव वाले उनके बारे में भूल ही चुके हैं, लेकिन मैं कभी नहीं भूल सकता। ये रास्ता उस कुएं की तरफ जाता है जिस कुएं में मेरे पिताजी की जान गई थी। काश काश मैं उन्हें एक बार देख पाता तो कितना अच्छा होता। खैर, लकड़ी लेकर चलता हूँ, फिर लकड़ी बेचनी भी तो है। लकड़ी राधा चाची के घर ही रख देता हूँ। अब वो खुद ही अपने पड़ोसन को दे देंगी। राधा चाची, देखो मैं लकड़ी ले आया, तुम अपनी पड़ोसन को दे देना। अरे किशन, अपने पैसे भी लेकर जा, उसने पहले से ही मुझे दे कर रखे थे। तुम्हारा भला हो चाची, अब थोड़ा सा अनाज तो इसमें भी आ जाएगा। हाँ हाँ, तुम फिक्र मत करो। ठीक है, अब मैं घर की तरफ चलता हूँ। किशन घर पहुंच जाता है। आओ आओ, आज आपने खूब काम किया है। मैंने खाना तैयार कर रखा है, आप बैठो और खाओ। वाह वाह, पत्नी हो तो ऐसी। लाओ तारा, बड़ी भूख लगी है। आराम से खाओ। तारा, आज मैं बहुत खुश हूँ। खेत भी मिल गया, मैंने फसल भी बो दी, हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे। अब सब ठीक हो जाएगा। तुम अब रानी बनकर रहोगी। खाब अच्छा है, लेकिन कहीं टूट ना जाए। अरे शुभ शुभ बोलो, कुछ ऐसा नहीं होगा। हमारी फसल अच्छे से उगेगी और हमारा कर्ज भी उतर जाएगा और हम भी अच्छे से कमाने खाने लगेंगे। चलो ठीक है, जैसा तुम कहो। अब थोड़ा आराम भी कर लो। दिन बीतते हैं और किशन के खेत में फसल लहराने लगती है। देख रहे हो सरपंच, किशन के खेत में क्या खूब फसल उगी है। अब समय आ गया उसे याद दिलाने का कर्ज के बारे में। अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दो। वो खेत वापस ले लो, नहीं तो वो गरीब लकड़हारा अब अमीर हो जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। सुनो 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 गांव वालों, धोखे की कहानी सुनो। क्या हो गया सरपंच जी, जमींदार जी, आप दोनों चिल्ला क्यों रहे हैं? वो भी किशन के घर के बाहर। अरे राधा, तुम्हें क्या बताएं, ये किशन तो इतना बड़ा धोखेबाज निकला। हमारी इजाजत के बिना हमारे खेत पर फसल बो डाली, ऊपर से हमारा कर्जदार भी है। अरे सरपंच जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने पैसे दिए हैं और बाकी के पैसे देने वाला हूँ। कितना झूठा इंसान है तू। कोई गवाह है तेरे पास? तूने पैसे दिए नहीं, तूने उस दिन मुझसे पैसे लिए थे और इतना सारा कर्ज लेकर उसके बाद तू मेरे ही खेत पर फसल बो रहा है। वो खेत हमारा है और वो फसल भी, समझा? अब गांव वालों के पास झूठी कहानी बना रहा है कि तूने वो खेत खरीदा है। तू तो मुझसे पैसे उधार लेकर आया था, क्योंकि तेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा था। मुझे वो पैसे लौटाने ही होंगे तुझे। वो खेत पहले ही से मेरा है। जमींदार जी, आप क्या कहानी बना रहे हैं? मैंने आपसे कब पैसे लिए? मैं तो आपको खेत के पैसे देकर आया था। ये हमारी बात हुई थी, फसल उगने के बाद मैं सारा कर्जा वापस कर दूंगा। देखो देखो, ये कितना झूठ बोल रहा है। गांव के एक इज्जतदार आदमी को झूठा ठहराने की कोशिश कर रहा है। मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। गांव वालों से खूब मारो। नहीं नहीं, मेरे पति को छोड़ दो, ऐसा मत करो। तुम अपना खेत रख लो और हम तुम्हारा कर्ज भी लौटा देंगे। लेकिन तारा, मैंने कोई पैसे नहीं लिए हैं। भगवान के लिए अभी आप चुप हो जाइए, मैं सब जानती हूँ। तो तुम अपने पति का कर्ज चुकाओगी? ठीक है, तुम्हें मौका देते हैं। तुम मेरे और सरपंच के घर नौकरानी बनोगी, घर का सारा काम करोगी, साफ सफाई करोगी, हमारे लिए खाना बनाओगी और ये सब काम हो जाए तभी तुम घर लौटोगी। हाँ, मुझे सब मंजूर है, पर मेरे पति पर कोई अत्याचार मत करो।
देख लिया किशन, कर्ज लेने का नतीजा, अब तेरी बीबी हमारी नौकरानी बनेगी। सब तमाशा करने के बाद जमींदार और सरपंच वहाँ से चले जाते हैं। आप उठिए और घर के अंदर चलिए, बहुत तमाशा हो गया। गांव वालों, तुम सब भी अपने घर जाओ। तारा, आज मेरी वजह से तुम्हारी इतनी बेइज्जती हुई। कहाँ मैं तुम्हें रानी बनाने के सपने देख रहा था और कहाँ ये सब हो गया। मुझ जैसा पति तो डूब कर मर जाना चाहिए। तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना कि जमींदार और सरपंच ये दोनों भरोसे के लायक नहीं हैं। हाँ बेटा, मैंने भी तुझे ये बात कही थी। देख ले, आज उन्होंने अपनी चाल चल ही दी। वो हमेशा से गांव वालों को ऐसे ही लूटते आए हैं और तेरे साथ भी आज उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने तेरे पैसे भी रख लिए, तुझसे खेत भी छीन लिया और तेरी फसल भी। ऊपर से तुझ पर और कर्ज भी डाल दिया और पैसे लेने का झूठा इल्जाम भी तुझ पर ही लगा दिया। हे भगवान, आखिरकार मैंने ये सब पहले क्यों नहीं सोचा। आप रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा। हम सब ठीक कर देंगे। क्या ठीक कर देंगे तारा? तुम्हें जाकर उनके घर नौकरानी का काम करना पड़ेगा। तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं मजबूर हूँ, अब मुझे वो काम करना ही पड़ेगा, तभी हमारा कर्ज उतरेगा और वो लोग तुम्हारी जान बख्श देंगे। अगर बात मेरी जान की है तो फिर इसका उपाय है। आज रात जब तारा सो जाएगी, मैं कुएं के पास जाऊंगा, जिस कुएं में मेरे पिताजी की जान गई थी। मैं भी अपनी जान दे दूंगा। जब मैं नहीं रहूंगा तो गांव वाले तारा पर जरूर तरस खाएंगे और कर्ज भी माफ कर देंगे। तारा वापस अपने मायके चली जाएगी। मेरे मरने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं ऐसा ही करूंगा। रात होती है। तारा के सोते ही किशन कुएं के तरफ चला जाता है। चीते जी, मैं पिताजी के साथ तो नहीं रह पाया, लेकिन अब हमारी मृत्यु एक ही जगह पर होगी। हम दोनों शायद मरने के बाद साथ रहेंगे। तारा के पिताजी उसे संभाल ही लेंगे। जब तक मैं जिंदा रहूंगा, तारा मेरी वजह से सरपंच और जमींदार की गुलामी करती रहेगी, लेकिन मेरे जाने से सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। मैं उस कुएं के पास पहुंच गया हूं। कुएं, आज मुझे भी खा ले। मुझे अब ये जीवन नहीं चाहिए। मैं थक गया हूँ। गरीबी और कर्ज के बोझ से मेरी सांसें वैसे ही रुक रही हैं। तेरा भोजन बन जाऊंगा तो अच्छा होगा। तुम्हें किसने कहा मैं इंसानों को खाता हूँ? तुम सच में बोलते हो? हाँ हाँ, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दो। पूरा गांव ये बात जानता है कि तुम गांव के कई लोगों को खा गए। तुमने मेरे पिताजी को भी मार डाला। तुमने सरपंच के बेटे को भी मार डाला। आज मैं तुम्हारे पास आया हूँ अपनी मर्जी से। मुझे भी खा लो, मेरी भी जान ले लो। मैं किसी की जान नहीं लेता। मैंने किसी इंसान को नहीं खाया। मैं चुपचाप इस कुएं में पड़ा रहता हूँ और इंतजार करता हूँ कि कोई मुझे मुक्ति दिलाए, मेरा बदला लेकर। तुम कौन हो? क्या कोई भूत हो? आज तक किसी ने मुझे नहीं देखा, इसलिए सबने अलग अलग कहानी बनाई। लेकिन आज मेरा बेटा मुझसे मिलने आया है, तो लो, तुम मुझे भी देख लो, मेरी कहानी भी सुनो। बेटा? कौन सा बेटा? तुम क्या बात कर रहे हो? और तुम तो एक परिंदे हो। क्या तुम्हारे अंदर कोई भूत है? बेटा किशन, मैं तुम्हारा पिता हूँ। ये कैसे हो सकता है? तुम तो एक परिंदे हो। जानने के लिए तुम्हें मेरी कहानी सुननी होगी। अब इतना तो तुम जानते ही हो कि मैं कर्ज से पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। तुम्हारी माँ को पहले ही जमींदार ने चाय में जहर देकर मार डाला था ताकि मैं अकेला हो जाऊं और तुम्हें पालने के लिए मैं कर्ज मांगूं। उसके बाद सरपंच और जमींदार दोनों ने हमारी जमीन हड़प ली, ये कहकर कि मैंने इतने सारे पैसे लिए। सारी जमीन हड़पने के बाद उन्होंने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया। मैंने उनके घर से सारे पैसे चोरी करने की कोशिश की। उसके बाद एक दिन मैं इस रास्ते से लकड़ी काटने जा रहा था। मौका पाकर जमींदार और सरपंच ने मुझे मारकर कुएं में फेंक दिया। ये सारा दृश्य सरपंच के बेटे ने देख लिया।
कई दिनों तक सरपंच की उसके बेटे से लड़ाई चलती रही, लेकिन उसका बेटा नहीं माना। उसने कह दिया था कि वो सारे गांव को ये सच्चाई बता देगा कि जमींदार और सरपंच खूनी है और गांव वालों से उनकी सारी जमीन हड़पना चाहते हैं। सरपंच इतना लालची था कि उसका भेद खुल जाने के डर से अपने बेटे को भी मार डाला और इस कुएं में फेंक दिया। इसलिए उसकी लाश आज तक नहीं मिली। मेरे मरने के बाद मैं एक परिंदा बन गया और लोगों की मदद की गुहार लगाता रहा। जो भी यहाँ से गुजरा मैं मदद मांगता, लेकिन सब डर के भाग जाते, क्योंकि सरपंच और जमींदार ने भूत की कहानी गांव में सुना दी थी। उन्होंने सबको झूठ कहा मैं कुएं का भूत हूँ और जान लेता हूँ, लेकिन वो भूत कोई नहीं है, जान लेने वाले वो दोनों खूनी हैं। मैं अपना बदला लेना चाहता हूँ, तुम मुझे मुक्ति दिलाओ। पिताजी, इतना सब कुछ हो गया। तारा और राधा चाची मुझे हमेशा कहते रहे कि सरपंच और जमींदार कुछ तो छुपा रहे हैं, उन्होंने कुछ गलत किया है तुम्हारे पिता के साथ, लेकिन फिर भी मैं उन्हें अच्छा इंसान समझता रहा। सच्चाई जानने के बाद मेरा खून खौल रहा है। आप बताइए पिताजी, मुझे क्या करना होगा? आपको मुक्ति दिलाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। बेटा, मैं तुम्हें यह सोना चांदी दे रहा हूँ, इसे ले जाओ और गांव में बांटना शुरू करो। गांव में याद बात फैला दो कि कुएं का भूत धनी बनाता है। जो कोई भी उसके सवाल का जवाब दे सच्चाई से, उसे वो खूब धन देता है। बस ये बात सरपंच और जमींदार तक पहुंच जाए, उसके बाद उनका लालच उन्हें यहाँ खींच लाएगा। तुम्हें गांव वालों को भी इकट्ठा करना होगा। किशन पूरे गांव में बात फैला देता है और जमींदार और सरपंच को भी कुएं वाली बात पता चल जाती है। जमींदार, हमें आज रात ही कुएं के पास जाना होगा, वहां से धन इकट्ठा करके लाना होगा। सुना है वहां सोने के भंडार हैं, बस सिर्फ कुएं के सवाल का जवाब ही तो देना है। क्या तुम्हें लगता है किशन सच बोल रहा है? और क्या, लकड़हारे के पास इतना सोना कैसे आया? हाँ, उस सारे गांव में बांट रहा है। तो ठीक है, बस रात होने वाली है। आज ही हम कुएं के पास जाएंगे और कुएं में जो जिन्न है उससे कह देंगे कि हम सारा धन हमें ही दे दे, गांव वालों को कुछ ना दे। किशन, तुम्हारी योजना कामयाब हो गई। रात होते ही सरपंच और जमींदार कुएं के पास जाने वाले हैं। तो हम एक काम करते हैं, गांव वालों को बता देते हैं और कुएं के पास इकट्ठा होने के लिए कह देते हैं। आज इन दोनों की असलियत सब देखेंगे। जब से किशन ने मुझे सब सच बताया है, तब से मेरी नफरत उन दोनों के लिए और भी बढ़ गई है। मैं पूरे गांव में ये बात फैला देता हूँ कि आज रात को कुएं के पास इकट्ठा होना है। मुझे अनाथ करने वालों को आज सजा मिलकर रहेगी। कुएं, अपना सवाल पूछ और धनवान बना। हाँ हाँ जरूर, लेकिन सवाल थोड़ा मुश्किल है और अगर तुमने सही जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। हाँ हाँ, पूछो पूछो, झूठ क्यों कहेंगे? तुम तो हमें धन देने वाले हो। सालों पहले एक लकड़हारे को तुमने यहाँ मार कर फेंका था। अरे तुमसे क्या छुपाना, ये बात सच है। हमें उसकी जमीन चाहिए थी, इसलिए हमने षड्यंत्र रचा, उसे फंसाया और उसके बाद उसे मारकर इस कुएं में फेंक दिया। हम तो बस जमीन लेना चाहते थे, वो सीधे तरीके से नहीं दे रहा था। हमारी इसमें क्या गलती? सुन लो गांव वालों, दो खूनी आज अपना गुनाह कबूल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने खुद अपने बेटे को भी नहीं छोड़ा। सरपंच ने अपने बेटे को खुद मार दिया और कुएं के भूत के नाम पर उसे कुएं में भेज दिया। जिसकी आवाज कुएं से आती है वो कोई और नहीं, मेरे पिता हैं। गांव वालों, इस कुएं में कोई भूत नहीं, इस कुएं में मुझे मार कर फेंका गया था। इन दोनों ने मुझे मारा था और मेरी पत्नी को भी। तुम सबकी जमीन इन लोगों ने धोखे से छीन ली और तुम्हें कर्ज के जाल में फंसा लिया। मेरे बेटे के साथ भी यही करने वाले थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब इन दोनों को मुझे सजा देनी होगी। ये दोनों ना तो जीने के लायक है और ना ही माफी के। इनकी सजा यही है कि इसी कुएं में इन्हें भी धकेल दिया जाए और हम गांव वालों का यही फैसला है। आज मेरे पिताजी को मुक्ति मिलेगी और सभी गांव वालों को भी। तुम जैसे दुष्ट लोगों को मारकर हमें
पाप नहीं लगेगा। अगर तुमने यही तय किया है तो फिर इसके गंदे खून से अपने हाथ मत रंगो। ये काम मैं ही कर दूंगा। मुझे मुक्ति भी मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले मैं पूरे गांव वालों को धनवान बनाना चाहता हूँ। इस कुएं की आसपास की जमीन तुम लोग जब खोदोगे तो यहाँ तुम्हें भर भर कर सोना मिलेगा, जिससे तुम सभी लोग धनी हो जाओगे। और मेरे बेटे किशन का हमेशा ख्याल रखना। अब मैं चलता हूँ। परिंदा सरपंच और जमींदार को कुएं की तरफ खींचता है और कुएं में गिरा देता है। गांव वाले कुएं के आसपास की जमीन खोदते हैं और सबको खूब धन मिलता है। गांव वाले किशन को गांव का सरपंच बना देते हैं। किशन के पिता की एक मूर्ति गांव में लगाई जाती है, जिसकी सभी लोग पूजा करते हैं। इस तरह से किशन अपने पिता को मुक्ति दिलाता है और सरपंच और जमींदार के प्रकोप से गांव को बचाता है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।